नमस्कार। चुनाव की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अब हरियाणा पूरी तरह से चुनावी मोड में है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव की घोषणा के बाद बैठकों का दौर भी तेज हो चुका है। राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में तेजी देखने को मिल रही है। रणनीतिक मंथन भी सभी दल कर रहे हैं। जीत के दावे भी किए जा रहे हैं और नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी लगातार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में किसके दावों में कितना दम है, ये जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुनाव की बात। और चुनाव की बात में सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की, क्योंकि एनडीए का एकमात्र घटक दल है हरियाणा में, वो है एचएलपी। और एचएलपी के सुप्रीमो गोपाल कांडा ने मुलाकात की है बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर करीब 40 मिनट तक ये मुलाकात चली है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा हुई है। आगामी 2 से 3 दिन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर के बात बन सकती है। टिकटों को लेकर के 1-2 दिन में स्थिति जो है वो साफ हो सकती है, क्योंकि एनडीए का एकमात्र घटक दल है हरियाणा लोकहित पार्टी। और हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने करीब 1 महीने के भीतर दूसरी बार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से यह महत्वपूर्ण मुलाकात की। तो बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा। और दोनों नेताओं के बीच में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर के ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। तो ऐसे में दोनों नेताओं के बीच ये महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। और बताया जा रहा है कि बीजेपी और एचएलपी में सीट शेयरिंग पर मंथन हुआ है। बीजेपी हलोपा में सीट शेयरिंग पर मंथन हुआ है। बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात हुई है। करीब 40 मिनट तक ये बैठक चली। दोनों नेताओं में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है और सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर जल्द ही सहमति बन सकती है। आगामी 2 से 3 दिन में स्थिति साफ होने की संभावनाएं हैं। हरियाणा में एनडीए का एकमात्र घटक दल है हरियाणा लोकहित पार्टी। करीब 1 महीने पहले धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे गोपाल कांडा, और अब एक बार फिर से ये मुलाकात हुई है। अहम मुलाकात दोनों नेताओं के बीच। कुछ दिन पहले सिरसा में सीएम नायब सैनी ने भी गोपाल कांडा से मुलाकात की थी। सिरसा में भी सीएम सैनी ने चुनाव पर बात की थी गोपाल कांडा से। हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा से चर्चा जो है वहां पर हुई। और अब तक आपको बता दें, बिना किसी शर्त के गोपाल कांडा ने बीजेपी का साथ दिया। हर मौके पर डटकर बीजेपी के साथ खड़े रहे गोपाल कांडा, चाहे वो विधानसभा की बात हो, किसी बिल को पास करवाने की बात हो, या किसी राज्यसभा चुनाव की बात हो, राष्ट्रपति चुनाव की बात हो। इस तरह के तमाम मुद्दों पर जब तमाम जो समर्थन देने वाले जो नेता थे, विधायक थे, जब वो बीजेपी से अपना हाथ पीछे खींच रहे थे, उस दौरान भी डटकर खड़े रहे और लोकसभा चुनाव में भी डटकर साथ दिया भारतीय जनता पार्टी का। और अब एक बार फिर से जब विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो एनडीए का ये एकमात्र घटक दल हरियाणा लोकहित पार्टी पूरी तरह से बीजेपी के साथ दिखाई दे रहा है। और इसी को लेकर के अब सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या समझा जाए, एक महत्वपूर्ण मुलाकात दोनों नेताओं के बीच में हुई है, गोपाल कांडा और बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के बीच ये महत्वपूर्ण जो मुलाकात हुई है, इसके क्या कुछ अब सियासी मायने निकाले जाएं? क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर के बताया जा रहा है कि फॉर्मूले पर चर्चा हुई है। क्या कुछ इस चर्चा के दौरान रहा है, क्या कुछ इस बैठक के दौरान खास रहा है? देखिए हितेंद्र, चुनाव कार्यक्रम का ऐलान जो है केंद्रीय चुनाव आयोग ने कर दिया है। और हरियाणा विधानसभा के चुनाव जो है वो 1 अक्टूबर को होंगे और 4 को परिणाम आ जाएंगे जी। चुनाव में अब कुछ ही वक्त शेष बचा है, तो ऐसे में तमाम जो नेता हैं, तमाम जो दल हैं, वो अपनी अपनी सियासी रणनीति को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में देखिए 1 महीने के अंतराल में ही जो हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख हैं और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा, उनकी मुलाकात हुई है केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरियाणा में भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से। तो सीधे में इस मुलाकात से देखिए कई मायने तो इसलिए भी निकलते हैं, क्योंकि एक तो सीट शेयरिंग को लेकर लगातार उनकी बातचीत जारी है। पिछली मुलाकात में भी बातचीत हुई थी, उन्होंने अपनी तरफ से
कुछ 15 सीटों की मांग रखी थी और ऐसा कहा था कि इतनी सीटों पर एचएलपी चुनाव लड़ सकती है मजबूती के साथ। और साथ साथ देखिए अब भी मुलाकात हुई और बीच में भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सिरसा में दौरा था, उस दौरान भी उनकी खास मुलाकात हुई थी और अहम बैठक उन दोनों नेताओं के बीच में हुई थी। तो ऐसे में जब अब आज की मुलाकात की बात करें तो दिल्ली आवास पर केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा की मुलाकात हुई और करीब पौना घंटा यह मुलाकात चली और इस दौरान जो है काफी मंथन हुआ हरियाणा की चुनावी पूरी सियासत को लेकर और आगे की रणनीति को लेकर। क्योंकि देखिए एक सबसे अहम बात हितेंद्र यहाँ यही है कि विधायक गोपाल कांडा ने पूरे 5 साल के दौरान सरकार का हर मोर्चे पर साथ दिया जी। और एनडीए का एकमात्र घटक दल है। तो ऐसे में एक जिम्मेवारी से उन्होंने अपने एनडीए घटक दल होने के नाते लोकसभा चुनाव में भी अपना दायित्व जो है वो अपना गठबंधन सहयोगी के रूप में निभाया। अब उनकी तरफ से देखिए जैसे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री सिरसा दौरे पर रहे तब उन्होंने कहा था कि मिलकर चुनाव को लड़ेंगे और आगे हरियाणा को बढ़ाने का काम करेंगे। तो इस तरह से ऐसे जो बयान दिया गया तो उसके उसी समय भी कई तरह के सियासी मायने निकाले गए थे और अब इस मुलाकात के खास मायने हैं और निश्चित रूप से कई चीजों पर मंथन हुआ है और सीट शेयरिंग को जहां तक बात है तो अभी उसकी स्थिति जो है अगले 2-4 दिन में स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से एचएलपी के साथ मिलकर चलती है, क्या करती है, कितनी सीटों के साथ तालमेल बिठाती है, इन सब बातों की जो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जी जितेंद्र, किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं अमित, कितनी सीटों पर सहमति बन सकती है? देखिए निश्चित रूप से जब उनकी तरफ से 15 सीटों की पहले बात रखी गई थी, अब देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व गठबंधन को लेकर क्या सोचता है और कितनी सीटों को लेकर उनको लगता है कि जिन सीटों पर, क्योंकि एचएलपी सुप्रीमो की ओर से जो प्रस्ताव रखा गया था उनका यही कहना था कि जहां आपको कमजोर स्थिति भारतीय जनता पार्टी की लगती है या जहां भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव जीती ही नहीं है उन सीटों को निश्चित रूप से एचएलपी के साथ जो समझौता करके लड़ा जाए तो वे उसमें करिश्मा करेंगे और निश्चित रूप से करामात करके दिखाएंगे और वहां से जीतने का काम करेंगे। यह देखने वाली बात है कि वो सीट शेयरिंग को लेकर कितनी उनकी सहमति बनती है, कितनी सीटों पर तालमेल होता है और कौन कौन सी सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा जाता है। यह अभी तस्वीर स्पष्ट होने के बाद ही खुलासा होगा कि कौन सी ऐसी सीटें थी जहां एचएलपी का जो तालमेल भाजपा के साथ होगा। अभी तमाम पिक्चर जो है वो क्लियर होने में अभी अगले 2-3 दिन लगेंगे। जितेंद्र जी, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए अमित। तो ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है, दोनों नेताओं के बीच जो मुलाकात हुई है काफी अहम ये मुलाकात और सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर जल्द ही बात बन सकती है। आगामी 2 से 3 दिनों में स्थिति साफ होने की पूरी संभावना है। और चुनाव की बात में बात हलोपा और बीजेपी की हो रही है, तो ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा ने भी इस गठबंधन पर प्रतिक्रिया दी है। गोविंद कांडा ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर के हलोपा पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि सिरसा का जन जन एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा के साथ है और जनता भारी मतों से गोपाल कांडा को जिताएगी। इस दौरान गोविंद कांडा ने यह भी कहा कि हलोपा एनडीए का घटक दल है और साथ ही चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी एलनाबाद, फतेहाबाद या रानिया जहां से भी उन्हें मौका देगी, जहां से भी टिकट देगी वहीं से चुनाव लड़ेंगे और अगर टिकट नहीं भी मिला तो पार्टी की सेवा करते रहेंगे। इलेक्शनों की कल डेट घोषित हो चुकी है कि 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 4 को रिजल्ट आएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। और सिरसा के 31 गांव 31 वार्डों में हरियाणा लोकहित पार्टी की पूरी तैयारी है और ज़ोर शोर से संपर्क चल रहा है, संपर्क अभियान चल रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अभी एनडीए में हैं भाई गोपाल कांडा जी, अभी बैठकें चल रही है, बैठकों का दौर चल रहा है और एनडीए से ही जो भी आएगा रिजल्ट उसके साथ चुनाव लड़ा जाएगा। हलोपा नहीं, अब तो ये एनडीए में पार्टी है और एनडीए की तरफ से ही आएगी सूची और उस एनडीए के अंदर ही चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए हमारे 31 वार्ड और 31 गाँवों में जो हमने 5 साल तक लोगों की सेवा की है, लोगों को विकास कार्य करवाए हैं और जनता को भी पता है कि कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है, कितने पैसे भाई गोपाल कांडा जी लेके आए हैं और सिरसा के सेवादार है। कांडा परिवार हमेशा सिरसा की सेवा में तैयार रहता है, तो सिरसा की जनता बहुत प्यार करती है भाई गोपाल कांडा जी से। वो बिल्कुल तैयार है कि 1 तारीख को वोटिंग करके 4 तारीख को भाई गोपाल कांडा जी को भारी मतों से जिताएंगे।
मैं भाजपा परिवार हूँ, मुझे इलाहाबाद से दे, रानिया से दे, फतेहाबाद से दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं हर जगह से तैयार हूँ और मुझे ना भी देंगे तो मैं सेवा के लिए तैयार हूँ। तो विधानसभा चुनाव को लेकर के एचएलपी पूरी तरह से तैयार है, ये दावा किया है एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा के छोटे भाई गोविंद कांडा ने। उन्होंने साथ ही साथ अपने चुनाव लड़ने को लेकर के भी ये बताया कि पार्टी जहां से भी मौका देगी वहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। और चलिए चुनाव की बात में आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं जेजेपी में मची भगदड़ की। चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं, मानो जेजेपी में भगदड़ का ऐलान हो गया हो। चुनाव के ऐलान के बाद से ही जेजेपी में भगदड़ शुरू हो गई। एक के बाद एक जेजेपी को कई बड़े झटके लगे और जेजेपी के गठबंधन के समय जेजेपी के कोटे से जो मंत्री रहे हैं वो विधायक भी पार्टी को छोड़ रहे हैं, पार्टी के दायित्वों को छोड़ रहे हैं, पार्टी के पदों और दायित्वों से इस्तीफा दे चुके हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही जेजेपी में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई है। इस्तीफों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। हरियाणा के पूर्व श्रम मंत्री अनूप धानक ने पार्टी के पदों और दायित्वों से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व मंत्री ने जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला को भेजे पत्र में लिखा कि मैं अनूप धानक निजी कारणों से पार्टी के तमाम दायित्वों से इस्तीफा देता हूं। अनूप धानक उकलाना से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। चौटाला परिवार के बेहद करीबी रहे हैं। बीजेपी जेजेपी के गठबंधन टूटने के बाद से ही धानक निष्क्रिय चल रहे थे। अगर हम बात करें अनूप धानक की, तो मनोहर लाल की 2.0 सरकार में जेजेपी कोटे से मंत्री बने थे। चौटाला परिवार के सबसे खास माने जाते हैं धानक उकलाना से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। एक बार इनेलो की टिकट से इन्होंने चुनाव जीता। 2019 में जेजेपी की टिकट पर चुनाव जीते। धानक ने लगातार 2 बार बीजेपी को हराया है। 2019 में बीजेपी की आशा खेदड़ को हराया था चुनाव। अनूप धानक के बाद रामकरण काला ने भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। रामकरण काला शाहबाद से विधायक हैं और इनके पार्टी छोड़ने की चर्चा तब आई थी जब भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात हुई थी। आपको बता दें, रामकरण काला ने बीजेपी के कृष्ण बेदी को हराया था। काला को 69,233 वोट मिले थे। बड़े अंतराल से रामकरण काला ने जीत हासिल की थी। काला पहले इनेलो में थे और 2014 का चुनाव हार गए थे। हालांकि हरियाणा न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में रामकरण काला ने कहा कि कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। अगर टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। देखो, स्टेट इस्तीफा तो दिया है। जो हमारे हल्के की बात थी, जनता की बात थी और छत्तीस व्याधि की बात थी, तो उससे इस्तीफा तो देना पड़ता। तो फिर पब्लिक की ना माना, जनता की ना माना, तो फिर क्या करते हैं? मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण तो ये भी, तो हमारी जो जनता, जो पब्लिक है, हर छत्तीसगढ़ जिम्मेदार किसान दूर इलाके के थे, वो नाराज थे पार्टी से। कब तक पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? अब जैसे हमारी 36 सहमत पे जो था, जैसे मेरे कहा दुकानदार व्यापारी कोई भी कहेगा तो मैं उसके साथ हूँ। उसके साथ जब मेरे को कहेंगे, जब मैं ज्वाइन कर लूँ, वैसी बात। कब तक ज्वाइनिंग कर सकते हैं ये पार्टी? जब मेरे को जनता कहेगी, जब मेरी 36 कहेगी, उनकी राय लेगा तो जाना। आपको बता दें कि ये इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब चुनाव की घोषणा होते हुए जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने अपील करते हुए कहा था, मेरा सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और मतदाताओं से निवेदन है कि आपसी मनमुटाव को भूलकर ये समय एक नई शुरुआत, नए मनोबल के साथ आगे बढ़ने का है। लेकिन उसके उलट हुआ। तमाम जो मंत्री रहे, तमाम जो दिग्गज रहे, वो लोग जेजेपी छोड़कर जा रहे हैं। बबली, जो कि मनोहर सरकार 2.0 में पंचायत मंत्री रहे, उन्होंने भी पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। देवेंद्र बबली टोहाना से विधायक हैं और जेजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। 2019 में बबली ने बीजेपी के दिग्गज सुभाष बराला को हराया। बबली ने बराला को बड़े अंतराल से हराया था। मनोहर सरकार 2.0 में जेजेपी कोटे से कैबिनेट मंत्री बने। बबली को कैबिनेट में 2 विभाग दिया गया था। अगर हम बात करें चौथे इस्तीफे की, तो गोला चीका से जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह ने भी निजी कारणों का हवाला देते हुए पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि ईश्वर सिंह पहली बार 1977 में विधानसभा पहुंचे थे।
उसके बाद इनेलो ने उन्हें इस सीट से टिकट नहीं दी। 2019 में जेजेपी ने ईश्वर सिंह पर दाव खेला और बड़े अंतराल से जीतकर 42 साल बाद विधायक बने। जेजेपी की नैया डूबती नजर आ रही है और एक के बाद एक जेजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। 1 अक्टूबर को मतदान होने हैं और 4 अक्टूबर को परिणाम सामने आ जाएंगे। हालांकि माना जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन जेजेपी भी कहीं न कहीं ताल ठोकती नजर आई, क्योंकि जेजेपी वही पार्टी है जिसने 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन किया। 15% वोट लिए 10 सीट के साथ गठबंधन जेजेपी ने किया था, लेकिन 10 जो विधायक है उनमें से कई विधायक जो है वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका उदाहरण हम इन 2 से 3 दिनों में देख चुके हैं। लोकसभा चुनाव की भी अगर हम बात करें तो जेजेपी का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं रहा। जेजेपी पूरे वोट के अगर हम प्रतिशत देखें तो 1% भी वोट नहीं ले पाई। हालांकि जेजेपी के दावे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में पूरे जोश के साथ वो चुनाव लड़ेगी, लेकिन ऐसे में जेजेपी कैसे चुनाव लड़ेगी ये तो खैर वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चुनाव की बात में बात उस जेजेपी की हो रही है जिसने साल 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 10 में से 7 विधायक आउट हो चुके हैं, जिसमें से नंबर 1 विधायक की अगर हम बात करें अनूप धानक, जो उकलाना से विधायक हैं, पार्टी के सभी पद छोड़ चुके हैं, अब अटकलें हैं कि बीजेपी में जा सकते हैं। नंबर 2 पर बात करें देवेंद्र बबली की, तो टोहाना से विधायक और कांग्रेस से नजदीकी है तो कांग्रेस में जा सकते हैं। रामकरण काला शाहबाद से विधायक, पार्टी के सभी पद छोड़ चुके हैं, कांग्रेस से नजदीकी है, कांग्रेस में जा सकते हैं। ईश्वर सिंह भी कांग्रेस में जा सकते हैं, उन्होंने भी पार्टी से इसी तरह से सभी पद छोड़ दिए हैं। तो वहीं रामनिवास सुरजाखेड़ा बीजेपी का साथ इन्होंने दिया, जिसके चलते जेजेपी विधानसभा स्पीकर से इनकी विधायकी रद्द करने की मांग कर चुकी है। जोगीराम सियाग के साथ भी बिल्कुल वैसे ही, और रामकुमार गौतम की अगर बात करें तो ये पार्टी से शुरुआत से ही नाराज चल रहे हैं। तो ये 7 विधायक जिनके बारे में हमने आपको बताया कि किस तरह से पार्टी से ये नाराज चल रहे थे और अब पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। हालांकि रामकुमार गौतम के बारे में अभी तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं कि वो बीजेपी या कांग्रेस में जा रहे हैं या किसी और अन्य दल में जा रहे हैं, लेकिन नाराज शुरुआत से बने हुए हैं। उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया, इस वजह से वो नाराज रहे। लेकिन जिनको मंत्री बनाया गया, चाहे वो उकलाना से विधायक अनूप धानक की बात हो या फिर टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली की बात हो, इन दोनों को तो मंत्री बनाया भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी से इनका मोह भंग हुआ और अब अलग अलग दलों में जाने की संभावनाओं को ये तलाश रहे हैं। चुनाव की बाद में बात जेजेपी में मची भगदड़ पर हो रही है, तो इस मामले में पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने भी जेजेपी पर तंज कसा है और कहा कि जेजेपी तो पहले से ही टूटी हुई थी, अब क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो ये लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। वो तो पहले ही टूटे हुए थे, वो तो सब जानते हैं, वो तो पहले ही टूटे हुए थे सारे। वो तो कभी भी साथ नहीं थे और तो सदन में भी साथ खड़े नहीं होते थे, केवल वो टेक्निकली डिक्लेयर नहीं कर सकते थे। तो अब क्योंकि चुनाव अनाउंस हो गए हैं और कुछ ज़्यादा महत्व नहीं रहा है, इसलिए वो डिक्लेयर कर रहे हैं। चुनाव की बात में बात सीएम नायब सैनी की करते हैं। बीजेपी तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, ये दावा सीएम नायब सैनी ने किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने हमेशा प्रदेश की जनता के लिए काम किया है। चुनाव आयोग ने कल जो हरियाणा विधानसभा के आम चुनावों की घोषणा की है, मैं इसका स्वागत करता हूं। हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सत्ता में आ रही है। और चुनाव की बात नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए यह कहा कि 4 अक्टूबर को बीजेपी सत्ता से बाहर होगी और साथ ही टिकट बंटवारे को लेकर के भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि टिकाऊ और जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट दी जाएगी। तो वहीं कांग्रेस में गुटबाजी पर भी प्रतिक्रिया दी। मेरा तो एक लाइन का है, अक्टूबर 4 बीजेपी सत्ता से बाहर। कोई टकराव नहीं है भाई, आप लोग भी खड़े भी मंद रखता है।
कोई तकरार नहीं। कोई नहीं होगा, कोई नहीं, क्राइटेरिया जितना हुआ टिका हुआ है। चुनाव की बात करते हैं आदर्श आचार संहिता की, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके बाद पोस्टर, बैनर, होर्डिंग हटाने का काम किया जाना होता है। सभी जगहों से इस तरह के पोस्टर जो हैं वो हटाने होते हैं, लेकिन गुरुग्राम में हमने रियलिटी चेक किया प्रशासन के दावों का, और इसमें नगर निगम के दफ्तर के बाहर, सिविल लाइन एरिया, सीपी ऑफिस के बाहर और बस अड्डे के आसपास सड़कों पर पोस्टर की भरमार देखने को मिली। गुरुग्राम की सड़कें पोस्टरों से पटी पड़ी हैं। हालांकि कई जगहों पर थोड़े बहुत पोस्टर हटाए भी गए, लेकिन जिस तेजी के साथ पोस्टर हटाए जाने का काम होना चाहिए वैसा नहीं दिखा। हरियाणा में चुनाव का ऐलान हो चुका है और चुनाव का ऐलान होने के बाद आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाती है, जिसमें सड़कों पर लगे हुए पोस्टर्स, पार्टियों के पोस्टर्स, सरकारी पोस्टर्स हटाने होते हैं। लेकिन 24 घंटे के बावजूद, 24 घंटे पूरे हो जाने के बावजूद, उससे ज़्यादा समय अब हो चुका है, गुरुग्राम का हाल आप देखिए। गुरुग्राम में अभी भी पोस्टर्स लगे हुए हैं, पोस्टरों से पटी पड़ी हुई हैं गुरुग्राम की सड़कें। ये आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से, और ये सिर्फ एक दो पोस्टर नहीं, इधर तस्वीरों में आप देखिए जो डिवाइडर है वहाँ पर भी इसी तरह से पोस्टर्स लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, हम गुड़गांव के इस वक्त हम सिविल लाइन एरिया में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से दूसरी जगहों पर भी जाकर के देखेंगे कि क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि प्रशासन पूरी तरह से उदासीन है और अभी तक इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन अब और जगह पर भी जाकर के देखते हैं, यहाँ से जाएंगे, बस अड्डे की भी तस्वीरें देखेंगे और दूसरी जगहों की भी तस्वीरें देखेंगे कि क्या वहाँ पर भी अभी तक इसी तरह से प्रशासन उदासीन नजर आ रहा है या वहाँ पर पोस्टर्स हटाने का कोई काम किया गया है। हम गुरुग्राम में चेक कर रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता के बाद कितनी जगहों पर पोस्टर हटाने का काम चल रहा है या पूरी तरह से प्रशासन उदासीन है। कमिश्नर ऑफिस के बाहर, कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिस के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर सड़क पर हम देख पा रहे हैं कुछ जगहों पर पोस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो कुछ जगहों पर बीच बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि पोस्टर्स हटाने का, गिराने का काम भी यहाँ पर किया हुआ है। लेकिन ऐसी कोई जगह हमें दिखाई नहीं दी जहाँ पर कोई निगम के कर्मचारी या प्रशासनिक जो कर्मचारी हैं वो पोस्टर्स हटाने का काम कर रहे हो। लेकिन कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला है कि वहाँ से कुछ पोस्टर्स हटाए गए हैं, लेकिन पूरी तरह से पोस्टर्स हटाने का काम यहाँ पर भी अभी तक नहीं किया गया है। 24 घंटे से ज़्यादा का समय जैसा कि हमने बताया कि हो चुका है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से पोस्टर्स हटाने का काम गुरुग्राम में नहीं हुआ, क्योंकि ये एरिया यहाँ पर डीसी ऑफिस है, कोर्ट है, सीपी ऑफिस है, तो ऐसे में कुछ जगहों पर यहाँ पर ऐसा देखने को मिला है जहाँ पोस्टर्स हटाए गए हों। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम, मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से तमाम पार्टियों के पोस्टर जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। इसी कड़ी में अब हम पहुँच चुके हैं नगर निगम गुरुग्राम के ऑफिस, और मेरे पीछे आप देखिए ये नगर निगम का ऑफिस है और इसके बिल्कुल सामने पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए आपको दिखाई दे जाएंगे अलग अलग पार्टियों के, चाहे वो बात बीजेपी की करें या फिर दूसरी पार्टियों की करें। आप देखिए उधर दीवारों पर भी इसी तरह के पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, और जो लाइट्स के पिलर हैं, लाइट्स के जो खंभे हैं, उन पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसी तरह के पोस्टर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। और आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अग्रसेन चौक है, इसे यहाँ पर जो तमाम खंभे लगे हुए हैं लाइट के लिए, उन पर आपको पोस्टर्स नज़र आ जाएंगे। अलग अलग राजनीतिक दलों के यहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए हैं और अभी तक भी प्रशासन की तरफ से कोई कदम यहाँ पर नहीं उठाया गया ताकि इन पोस्टर्स को हटाया जा सके, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ किया है, क्या पोस्टर्स हटाए हैं, और हम जाँच रहे हैं कि अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सीधा बस अड्डे की ओर हम रुक करेंगे और बस अड्डे के आसपास जाकर के देखते हैं क्या वहाँ पर भी इसी तरह से पोस्टर्स लगे हुए हैं या वहाँ पर प्रशासन की तरफ से इन पोस्टर्स को हटाने का काम किया जा रहा है। और अब हम पहुँचे हैं बस अड्डे पर। गुरुग्राम के इस बस अड्डे को हमने जब देखा तो ऊपर जो बड़े पोस्टर्स लगे होने चाहिए यहाँ पर वो हटाए हुए हैं। ये यहाँ पर कुछ दिखाई दिया कि बस अड्डे पर जो पोस्टर्स हैं वो हटे हुए हैं, लेकिन बस पर आप देख सकते हैं अभी भी बस पर सरकारी जो ऐड हैं, सरकारी जो विज्ञापन हैं वो लगे हुए हैं। और कुछ बसें ऐसी भी हैं जिनसे उतारने का काम भी शुरू हो गया, क्योंकि एक बस और आई है उस पर जो पोस्टर है, सरकारी विज्ञापन है, वो हटा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि मिला जुला सा असर जो है वो देखने को मिल रहा है आदर्श आचार संहिता का। इसके ऊपर भी ऐड लगा हुआ था लेकिन वो ऐड हटा हुआ है। और
अगर बात करें गुरुग्राम बस अड्डे के नजदीक जो अंडरपास है, उस अंडरपास पर जरूर हमें यहाँ पर पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग दलों के, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर्स इस पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद जो सरकारी विज्ञापनों के जो पोस्टर्स हटने चाहिए थे वो पूरी तरह से तो नहीं हटे हैं। गुरुग्राम की सड़कों पर अगर बात करें तो ज्यादातर जगहों पर अभी तमाम राजनीतिक दलों के पोस्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन जो सरकारी विज्ञापन है वो ज्यादातर जगहों पर जो बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे वो कम से कम हटे हुए नजर आए। लेकिन सरकारी विज्ञापनों के अलावा जो राजनीतिक दलों के जो पोस्टर्स हैं वो अभी भी लगे हुए हैं। कायदे में नियम ये है कि अब सरकारी विज्ञापन है, जो राजनीतिक दलों के विज्ञापन है वो हट जाने चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हटे हुए हैं पूरी तरह से। और उसके बाद अगर राजनीतिक दलों को अपना प्रचार करना है तो वो चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के इस तरह के विज्ञापन लगा सकते हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं हितेंद्र, हरियाणा न्यूज, गुरुग्राम। चलिए, चुनाव की बात में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।